गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। जागो दुनिया पे एक बार फिर वेलकम। हैरान हो गए होंगे कि यार आज मंडे है, आज का तो वादा था, थोड़ी सी वादा आपकी इख्तलाफ मैंने ज़रा आई हैवंट प्रूवन टू इट राइट, लेकिन नादिया विल बी बैक इंशाल्लाह कल। उनके वालिद साहब वापस आ गए हैं और उनके फिर एक दो और प्रोसेस चल रहे हैं। आपको पता है जब बीमारी खुदा न खास्ता निकालनी हो तो फिर उसको तसल्ली से निकाल के फिर हम करें। फिर भी आपकी दुआएं आपकी उनके साथ हैं और इंशाल्लाह ताला वो खुश रहेंगी और वो कल इंशाल्लाह आपके पास यहाँ फिर होंगी। अगर आप के घर बिजली है और आप हमें देख रहे हैं, सबसे पहले तो मुबारकबाद हो कि आपके घर बिजली है, क्योंकि पाकिस्तान भर में लोड शेडिंग का ठीक ठाक स्यापा सा रहा है। और स्यापे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि गालिबन लाहौर शहर में बहुत ज़्यादा स्यापा रहा है और गड़ी शो मसलन रात 9 बजे से बिजली नहीं है और बेतहाशा इलाकों में बिजली नहीं है। अब तो हंगामे शुरू हो गए। तो ये एक फैक्टर हमारा अभी तक चलता आ रहा है और मेरे ख्याल से हर घंटे बाद, हर आधे घंटे बाद आपसे हम बात करते रहेंगे इसी सिलसिले में। जो वापस लोड शेडिंग से आ रहे होंगे उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। आप फिलहाल हमारे प्रोग्राम में ज़रूर कॉल करिएगा, हमारा नंबर ज़रूर फिर नोट कर लें 0426308154। पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स, बेतहाशा खबरें आ रही हैं इस वीकेंड के बाद। मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक हूँ, बिल्कुल। आप? सलीम बुखारी साहब का ताल्लुक एक यूएई बेस्ड न्यूज़पेपर के साथ है और जर्नलिस्ट रहे फॉर लॉन्ग टाइम एंड वेरी स्ट्रांग ऑन द करंट अफेयर्स। सबसे पहली बात तो दुनिया टीवी के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अल्ताफ हुसैन साहब ने बात की है और बहुत सारी बातें उसमें निकली हैं। बेतहाशा टिकर्स भी चले, तबसर भी चले और चलते रहेंगे, आप देख रहिएगा। बहुत अरसे बाद, पहली बात तो ये कि बहुत अरसे बाद अल्ताफ हुसैन साहब की एक बड़ी मुख्तलिफ किस्म की अप्रोच रही है ऑन 1-to-1 बेसिस ऑफ एन इंटरव्यू। ये क्या रद्द-ए-अमल है? मेरे ख्याल से बहुत तवील अरसे के बाद अल्ताफ हुसैन साहब ने ढंग की गुफ्तगू की है मीडिया के साथ, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ। और शायद इसकी वजह ये भी है कि बहुत सीनियर आदमी उनके सामने बैठा हुआ था। सिटी साहब, उन्होंने वो अपनी रवायती जो हुल्लड़बाजी होती है या कह लीजिए कि नाराबाजी जो होती है उससे इज्तनाब किया है और सेंसिबली जवाब दिए हैं सारी बातों के। दो बड़ी बातें उनकी गुफ्तगू से जो मैंने अखज़ की हैं वो ये है कि एक तो उनकी ख्वाहिश ये ज़रूर है कि वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और हरचंद के वो अपनी बेस को कायम रखना चाहते हैं जो कराची और हैदराबाद में है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने फिर एक दफ़ा ये कहा है कि वो तमाम सियासी जमातों को वेलकम करते हैं, इंक्लूडिंग जमात इस्लामी और इमरान खान तक सब। जी हाँ, जी। इसी तरह से उन्होंने बात की कि वो नवाज शरीफ के साथ भी एक दफ़ा, फिर 2 दफ़ा माजी में तजर्बात कर चुके हैं, लेकिन फिर तीसरी दफ़ा उनके साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार है। और ऐसी खबरें छप भी रही हैं, आप जानते हैं कि शायद अगर हालात तब्दील होते हैं, एक नया इलेक्शन होता है यहाँ पर, तो अलाइंसेस भी फिर नई और मुख्तलिफ होंगी, तो उस तरफ भी इशारा हमें मिलता है। तीसरी बात जो उन्होंने की वो ये कि तालिबान के हवाले से जो उनका स्टैंड पहले रहा है वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन जो गुफ्तगू उन्होंने इस इंटरव्यू में की है उसमें थोड़ी सी तब्दीली है। मिसाल के तौर पे वो कहते तो हैं कि हम तालिबानाइजेशन नहीं चाहते यहाँ, लेकिन पहली दफ़ा अब उन्होंने उसकी आईडीपीज़ की इतनी मुखालफत नहीं की है जितनी पहले करते थे या अब तक करते रहे हैं या उनकी जमात करती रही है। अब वो यहाँ तक आ गए हैं कि आप उनको शहरों में बसाने की बजाय आप उनको रजिस्टर करें और सिंध में रखें, उन्हें कोई ख़राबी नहीं है। ये पहले नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब की जो ये टोन बदली है ये नेक शगुन है, ये अच्छी बात है, क्योंकि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अगर वो नहीं आएंगे तो रीजनल बेस्ड और एथनिक बेस्ड पार्टी रहेगी वो। उन्होंने अपना नाम बदला, मुर्तदा कौमी मूवमेंट किया इसको वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूँ ये इंटरव्यू जो है इसने काफ़ी यानी जो सेगमेंट्स हैं उसमें मैसेजेस ड्रॉप किए हैं। फौज के लिए भी मैसेज है, उसमें मेन स्ट्रीम सियासी जमातों के लिए भी मैसेज है और ख़ास तौर से नवाज शरीफ के लिए भी मैसेज है। बुखारी साहब, एक बात एक तो और हम चला रहे थे कि पंजाब असेंबली में भी फिर एक सिचुएशन डेवलप हो रही है। एक तो पानी के फैक्टर से आया और फिर साथ ही एक सूबाई फैक्टर वो यहाँ से इस तरह आ रहा था। फिर दूसरी बात एक असेंबली में चली थी कि पंजाब के 2 पोर्शन किए जाएं, वो भी एक फैक्टर आया, जिसकी नज़रिए में जो अल्ताफ हुसैन साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि किसी को इख्तलाफ होना नहीं चाहिए, ये भी कहा। लेकिन अब एक और एस्पेक्ट आया, वो है कि यूनिफिकेशन एक बन रही थी इनकी यूनिफिकेशन, जिसमें रिवायती सियासत की तरफ फिर वापस जाने का इम्कानात है। अता मानिका साहब खास तौर पे, जो कि कल तक PMLN के साथ थे लेकिन अब एकदम से थोड़े से नाराज खफा से लग रहे हैं। ये क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्यों हो रही है और आगे क्या बन रहा है? इतनी सारी बातें आपने एक साथ में कह दी हैं, मैं आपको क्रेडिट दूंगा इसका, इतने मुख्तसर लफ्ज़ों में इतना कुछ। मैं कोशिश करता हूँ इसका पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देने का। एक तो ये आखिर से उलट एंटी क्लॉक चलते हैं। ठीक है, मानिका साहब की जो गुफ्तगू है वो उसमें बेपनाह सेंस है,
اس میں بے پناہ جواز ہے. انہوں نے بڑے کڑے وقت میں بہت پریشر میں فیصلہ کیا تھا اپنی جماعت کے خلاف پہلے تو ریوولٹ کرنے کا, کیونکہ وہ لیڈرشپ سے خوش نہیں تھے. لہٰذا انہوں نے ایک پورا اسٹرانگ سیگمنٹ علیحدہ کیا اور انکنڈیشنل سپورٹ کیا نواز شریف کی پارٹی کو پنجاب میں. ٹھیک ہے. اور کوئی وہ لوٹائزم جو ہم ماضی میں دیکھتے رہے تھے اس کے ساتھ اٹیچ نہیں تھے, سٹرنگز نہیں تھے اس کے ساتھ. دوسری بات یہ کہ وہ آج بھی جبکہ نہ انہوں نے کوئی وزارت لی ہے نہ انہوں نے کوئی وفاد لیا ہے, ٹھوک بجا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی روایت ہے کہ مفادات کو ایک طرف رکھ کے اگر سنسیریٹی کے ساتھ آپ اپنی افیلیشن چینج کرنا چاہتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ کسی خاص ایک جماعت کے ساتھ مل کے آپ صوبے کی یا قوم کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں, تو یہ ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. ڈاکٹر کیسر شریف بول رہا ہوں جی. میں جی السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر کیسر رشتی لاہور سے. جی لیاقت صاحب فرمائیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اچھا آپ کے جو رننگ ٹاپک ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے, تو یہ ہے کہ آج کل ایک بہت ایشو آ رہا ہے کہ ڈی ایم جی آفیسر کو ایمبیسڈر بنا کے بیچنا چاہ رہے ہیں فرانس میں. ٹھیک ہے, تو اس پہ سارا ریئیکشن آ رہا ہے فارن آفس کا اور ایمبیسڈرز کا. جو ریٹائرڈ ایمبیسڈر ہیں وہ اخباروں میں لکھ رہے ہیں. تو میرا جو ایکسپیرینس ہے باہر رہنے کا وہ یہ ہے کہ ایک اس سے ڈی ایم جی آفیسر آنے سے ایک چینج آئے گی جو ایمبیسی کی فنکشننگ ہے نا. ٹھیک ہے, تو وہ یہ کوالٹیٹیو چینج ہے, یہ آنی چاہیے اور یہ گورنمنٹ کا اچھا فیصلہ ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اس میں پولیٹیکل ایمبیشنز کیا ہوں گے کسی کے, لیکن یہ اپیرنٹلی بہت اچھا فیصلہ ہے اور اس کو ہی جانا چاہیے. مطلب کہ اگر ڈی ایم جی آفیسر جائے گا تو آئی تھنک کہ وہ یہ اور ان لوگوں کی جو ریپوٹیشن ہے یہ اچھا بہیو کریں گے پاکستانی کمیونٹی سے جو باہر پاکستانی گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی شکریہ کہ صاحب, یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹر ہے. میں اس پہ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے یہ جو ڈپلومیسی ہے یہ ہائیلی سکلڈ جاب ہے. اس میں آپ ایکسپیریمنٹیشن نہیں کر سکتے کہ کسی ایسے آدمی کو جس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, جس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, بہت رسکی ہے, بہت ہائی رسک ہے. اور پھر جواز مل جائے گا حکومت کو بھی اور فوج کو بھی اپنے جرنیل دھڑا دھڑ بھیجنے کا. ہم نے دیکھ لیا وہ تجربہ کر کے کہ 19 ملکوں میں فوجی جرنیل جو ہیں وہ ایمبیسڈرز تھے اور سب سے زیادہ تباہی بھی وہاں پاکستانی کمیونٹی کی ہوئی میرے خیال سے. اس طرح نہیں, ہاں وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ڈی ایم جی آفیسرز انڈکٹ کرنا شروع کریں فارن آفس میں, ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہو, باقاعدہ گرومنگ ہو ان کی, تب وہ باہر جائیں, کیونکہ ڈپلومیسی از اے سائنس. یہ اوبلائج کرنے کے لیے پوسٹیں نہیں ہوتی ہیں. فی الحال بخاری صاحب آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنے پوائنٹس بھی ہمیں سے شیئر کیے اور وہ نظریات دکھائے جو کہ عوام کے بھی نظریات ہیں اور پھر عوام کو ایجوکیٹ بھی کیا. اس بریک کے بعد ہم لوگ پھر بات کریں گے آپ کے اور میرے بہت فیورٹ سیگمنٹ بلال قطب صاحب کے ساتھ, تو ضرور کہیں نہ جائیے گا اور فون کے اوپر بیٹھی رہے گا. 630042 6308 154 بریک کے بعد.